नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जहां युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोत्साहन स्वरूप वितरण करेंगे खेल सामग्री का। वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद रहेंगे। 12 बजे लोक भवन में होगा खेल सामग्री वितरण समारोह। तो खेल सामग्री वितरण समारोह होने जा रहा है लोक भवन में 12 बजे और इसको लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पे खेल सामग्री वितरित करते हुए नजर आएंगे। युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित की जाएगी। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोत्साहन स्वरूप वितरण करेंगे खेल सामग्री का। हौसला बढ़ाने के लिए लोगों का ये खेल सामग्री वितरित की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां वितरण समारोह होने जा रहा है लोक भवन में 12 बजे और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और प्रोत्साहन स्वरूप वितरण करेंगे खेल सामग्री का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह राठौर, क्या जानकारी मिल रही है? जो खेल सामग्री वितरित की जाएगी उसको लेकर क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? बताया जा रहा है कि 12 बजे कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री के साथ साथ और कौन लोग मौजूद रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में युवाओं को खेल में रुझान बढ़ाने के लिए लगातार जो ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिभाएं हैं उनको राज्य स्तर पर और देश स्तर पर लगातार बढ़ावा देने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, उसी क्रम में आज युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इसमें राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी और राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष विभाग चंद्र कौशिक मौजूद रहेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में जो युवाओं के कल्याण और क्रांति रक्षक दल का जो विभाग है वो जो लगातार काम कर रहा है, जिसमें कि मंगल दलों की स्थापना की गई थी, जिसमें ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिभाएं हैं उनको बढ़ाए जाने का काम किया जा रहा था। और उसी क्रम में एक बड़ी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है कि जितने भी मंगल दल के सदस्य हैं उन सभी को जो वितरण है खेल सामग्री है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। 12 बजे ये कार्यक्रम होगा, लोक भवन में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो राज्य मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जितने खेल विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जी विक्रम सिंह राठौर, महिलाओं को भी बताया जा रहा है कि खेल सामग्री का वितरण किया जाएगा, युवक एवं महिला मंगल दलों को किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से महिलाओं को भी खेलों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की ये कोशिश है। इस तौर से भी इसको देखा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर मंगल दलों की बात की जाए तो युवकों की और महिलाओं की दोनों की जो वो लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और लगातार महिलाओं को भी बढ़ाए जाने के लिए ये विभाग काम कर रहा है। लगातार मंगल दल में जो महिलाओं के जो खेल हैं उनको भी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है और आज उनको भी खेल की जो सामग्रियां हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। जी बिल्कुल विक्रम जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आगे भी आपके पास लौटूंगी। लखनऊ से आपको एक और अहम खबर दे दें, जहां जनजातीय समग्र विकास पर तैयार प्रेजेंटेशन दिखेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैसे शेड्यूल ट्राइब का विकास हो, इसको लेकर भी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2011 की जनगणना के मुताबिक एसटी के 11,034 लोग हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में ये ट्राइब्स रहते हैं। 2017 में पहली बार 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई थी। तो अब इस ओर भी खास ध्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया जा रहा है। एसटी ट्राइब्स को लेकर उत्तर प्रदेश में करीब 18 जो ट्राइब्स हैं वो रहते हैं। 2017 में पहली बार बताया जा रहा है कि 2 सीटें एसटी के लिए अपेक्षित की गई थी और आज और ज्यादा जानकारी लेते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम जी, जनजातीय समग्र विकास पर आज जो जानकारी लेते हुए दिखाई देंगे, बैठक जो ली जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, तो कहीं ना कहीं अब जो एसटी का दायरा है उसको भी बढ़ाने की कोशिश है। बताया जा रहा है कि और लोगों को भी इसमें अपेक्षित करने का जो नियम है वो बनाया जा सकता है।
जी हाँ जी, एक प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें जनजाति समग्र विकास कार्य योजना का पीपीटी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे, जिसमें कि अपर मुख्य सचिव वित्त नियोजन वन एवं वन जीव के अपर मुख्य सचिव लघु एवं मध्यम उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, सभी विभागों के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो मौजूद रहेंगे और साफ तौर पर किस तरीके से जो जनजाति हैं, जो समग्र विकास की परिकल्पना है जो उत्तर प्रदेश की, उनमें किस तरीके से और तेजी लाई जा सकती है, किन किन कार्य योजनाओं पर किस तरीके से अभी तक काम हुए हैं, शासन स्तर पर जितने निर्देश दिए गए थे उन पर अभी कितना काम हो रहा है, जो योजनाएं अभी चल रही हैं उन पर कितना काम हो रहा है, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और एक प्रेजेंटेशन है जिसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा कि किस तरीके से साफ तौर पर जो योजनाएं हैं उनको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और साफ तौर पर अगर जनजातीय समग्र विकास के तौर पर अगर बैठक की बात की जाए तो इसमें जो शेड्यूल ट्राइब है उनके विकास को लेकर पूरी चर्चा की जाएगी। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो 11,000 जो 34 लोग यूपी में करीब 18 जिलों में ट्राइब्स रहते हैं, वहां पर भी किस तरीके की स्थितियां चल रही है, काम किस तरीके से चल रहा है, उनका विकास किस तरीके से हुआ है, जो सरकारी आवास योजनाएं चल रही है, जो स्वास्थ्य की योजनाएं चल रही है, जो शिक्षा विभाग की नीतियां चल रही है, जो वन विभाग के द्वारा नीतियां चलाई जा रही है, जो कृषि विभाग के द्वारा नीतियां चलाई जा रही है, उनको कितना फायदा उनको पहुंचा, इन सभी चीजों को लेकर एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, जिसको मुख्यमंत्री आज देखेंगे। जी, तो एसटी के उत्थान को लेकर अहम कदम के तौर से इसको देखा जा सकता है विक्रम जी, जो फर्क है समाज में उसको भी दूर करने की कोशिश है कहीं ना कहीं एसटी को लेकर, जिस तरीके से जो समाज हमारा बटा हुआ दिखाई देता है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में की बात करें तो साफ तौर पर जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार एक नारा है कि सबका साथ सबके विकास के आधार पर बीजेपी सरकार काम कर रही है और इसी कारण लगातार मुख्यमंत्री भी जो सभी जो वर्ग हैं उनके लिए समीक्षा बैठक करते हैं कि सभी जो पिछड़े हैं जो मूल धारा है विकास की उनसे जो नहीं जुड़े हैं उनको मूल धारा में जोड़ा जाए। तो उन्हीं सभी चीजों को लेकर ये बैठक होती है। तो कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसके तहत जो जनजातीय समग्र विकास की जो परिकल्पना बीजेपी सरकार लगातार करती है उसके लिए काफी मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको अमेठी से अहम खबर दे दें, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर ईडी का छापा लगा है। लखनऊ में गायत्री के बेटे के विभूति खंड स्थित दफ्तर में ईडी का छापा लगा है। करीब आधा दर्जन अधिकारी गायत्री के घर के अंदर मौजूद हैं। इलाहाबाद से आई है ईडी की टीम, जो कि घर में गहनता से छानबीन कर रही है। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में है गायत्री प्रजापति का आवास। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी का छापा लगा है। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में अभी भी ईडी के अधिकारी गायत्री प्रसाद के घर के अंदर मौजूद हैं। इलाहाबाद से आई है ये ईडी की टीम, जो कि बहुत ही गहराई से लगातार छानबीन कर रही है, घर की तलाशी ली जा रही है। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में मौजूद है गायत्री प्रजापति का घर, जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईडी की टीम पहुंची है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लालचंद, क्या कुछ गड़बड़ी पाई गई है पूर्व कैबिनेट मंत्री के गायत्री के घर के अंदर, जो इस तरीके से ईडी पहुंची है? क्या कुछ घपलेबाजी की गई थी इनके द्वारा? क्या खबर निकल रही है? जी बिल्कुल, बता दो, पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रजापति, उनके बेटे जो है अनिल प्रजापति, दोनों ही लोग इस समय जेल में हैं। जिस तरीके से इनके पास आय से अधिक संपत्ति और फर्जीवाड़े करके कई ऐसी धाराओं में इनके लखनऊ में मुकदमे दर्ज हैं, जिसके पास देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी लगातार छापेमारी कर रही है आय से अधिक संपत्ति मामले में, और साथ ही बोगस कंपनी जो है इनकी जो इसके निदेशक रहे हैं बृजभान चौबे, जिन्होंने लखनऊ के विस्तार थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जो है इनके पिता जो गायत्री प्रजापति अनिल प्रजापति के, वो पहले से ही जेल में कई मामलों में है। और इसके बाद देखा गया कि अनिल प्रजापति भी जो है आय से अधिक संपत्ति और फर्जीवाड़े के मामले में जेल भेज दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार गायत्री प्रजापति और उनके बेटे समेत परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इलाहाबाद की टीम, जो परिवर्तन दल की टीम है, वो आज छापेमारी कर रही है। गायत्री
प्रजापति के 2 ठिकानों पर आज छापेमारी की जा रही है। लखनऊ में अनिल प्रजापति जो गायत्री प्रजापति के बेटे हैं, उनके जो कार्यालय है विभूति खंड में स्थित, वहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी कर रही है। साथ ही देखा गया कि जिस तरीके से अमेठी में जो गायत्री प्रजापति का आवास है, आवास विकास कॉलोनी में, वहां पर भी ईडी की टीम आधे दर्जन से ज्यादा टीम पुलिस की फोर्स के साथ छापेमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बोगस कंपनी थी इनकी, जिसके निदेशक थे बृजभान चौबे, उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि खनन का जो पट्टा था उसके मामले में ही गायत्री प्रजापति जेल में है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति और तमाम मामलों को लेकर ईडी छापेमारी की है। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से छापेमारी की गई लखनऊ और अमेठी में, किस तरीके के दस्तावेज सामने निकल के आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे गायत्री प्रजापति लगातार मुश्किलों में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी लालचंद, घर में कौन कौन मौजूद है, इस बारे में कुछ जानकारी लग रही है? इसके अलावा ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि दोनों ही बाप बेटे जेल में हैं, तो ऐसे में जो कार्यालय है क्या वो बंद था या खुला हुआ था? वहां पे कौन मिला है ईडी के अधिकारियों को? और ये माना जाए कि अब कुछ और घपलेबाजी जो है उसमें भी नाम सामने आ सकता है गायत्री प्रजापति का? जी बिल्कुल, बता दूं, जिस तरीके से ईडी पहले से ही पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से संज्ञान में थी और जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी पहले से ही जांच कर रही थी, वहीं अगर उनके बेटे की बात करें तो उनके बेटे के ऊपर भी जो कंपनी के निदेशक रहे बृजभान चौबे, उनके ऊपर आरोप लगाया था और जिसको लेकर लखनऊ के विस्तार थाने में मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस काफी लंबे से उनके बेटे की तलाश थी, कुछ दिन पहले ही उनको बेटे को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ऐसे में जिस तरीके से इलाहाबाद की टीम जो है ईडी की, वो लगातार छापेमारी कर रही है। आज उनके आवास पर जो अमेठी में है, आवास विकास कॉलोनी में, वहां पर छापेमारी की और लखनऊ के जो विभूति खंड है वहां पर उनके बेटे के कार्यालय पे छापेमारी की। दोनों जगह पे जो है कार्यालय और जो उनका आवास था, दोनों जगह पे खुले हुए थे, वहां पर लोग रह रहे थे। ऐसे में जिस तरीके से ईडी की जो टीम पहुंची है वो लगातार छापेमारी कर रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हो सकता है, कई दस्तावेज उनके हाथ लग सकते हैं। इसको देखते हुए ईडी ने छापेमारी की है। लेकिन जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति और छेड़खानी के मामले में और कंपनी और फर्जीवाड़े के मामले में, चाहे उनके बेटे हो चाहे गायत्री प्रजापति हो, दोनों लोग जेल में हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो गायत्री प्रजापति की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति और फर्जीवाड़े में को लेकर और जो उनकी बोगस कंपनी थी उसको देखते हुए किस तरीके से खुलासा करता है, ये ईडी जो है छापेमारी के बाद ही जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ईडी की छापेमारी सुबह से ही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल लालचंद, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में बीजेपी युवाओं को मौका दिया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। योग्य और शिक्षित उम्मीदवारों पर रहेगा पार्टी का फोकस। 3 जनवरी को प्रदेश कार्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर बैठक होगी। 7 जनवरी को जिलों में होगी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। जिला पंचायत की भी सभी 75 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की लगेगी पंचायत चुनाव में ड्यूटी। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, जिस तरीके से पंचायत चुनाव अब नजदीक हैं, अब इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार जारी हैं। 7 जनवरी को जिलों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। जिला पंचायत की सभी 75 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने की तैयारियों में लगी हुई है। सरकार के सांसदों, विधायकों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी। लखनऊ से आपको अहम खबर दे दें, जहां कोरोना के बाद स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। कोरोना का पहला स्ट्रेन लखनऊ में मिला है। 2 साल की बच्ची को ये स्ट्रेन हुआ है। हड़कंप मच गया है जैसे ही ये मामला सबको पता चला। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर है। विभागीय अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एहतियात बरतने और अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नए स्ट्रेन वाले मरीजों को अलग आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी जो कोरोना का नया स्ट्रेन है उसका मामला सामने आ गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर है।
लखनऊ से अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां लखनऊ का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। मेरठ में यूके स्ट्रेन की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कंटेनमेंट जोन में फिर से पुलिस की तैनाती की जाएगी। जहां संक्रमित मरीज ज्यादा हैं वहां पुलिस तैनात रहेगी। फिलहाल बंद चल रही थी पुलिस की तैनाती की व्यवस्था। तो जिस तरीके से कोरोना का नया स्ट्रेन अब उत्तर प्रदेश में भी आ गया है, उसी के मद्देनजर अब मेरठ में भी जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो बेहद अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और लगातार इसको लेकर जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो भी बरती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि एक बच्ची है जिसके अंदर ये नया स्ट्रेन कोरोना का पाया गया है। कंटेनमेंट जोन में फिर से अब पुलिस की तैनाती की जाएगी। अलीगढ़ से आपको अहम खबर दे रहे हैं, जहां पाकिस्तानी हमले में घायल फौजी शहीद हुआ है। अलीगढ़ का रहने वाला है ये फौजी। श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती था ये जवान। दिल्ली पहुंचा है अब इस शहीद का पार्थिव शरीर, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मचा हुआ है, कोहराम मचा है, रो रो कर बुरा हाल है परिवार वालों का। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा इस वीर जवान का। तो दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां अलीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है ये जवान, जो कि शहीद हो गया है। पाकिस्तानी हमले में घायल हुआ था ये फौजी और अब इसकी शहादत हो गई है। श्रीनगर के अस्पताल में इसको भर्ती करवाया गया था, जहां इसका इलाज चल रहा था और अब ये जवान हमारे बीच नहीं रहा है और इसके बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मेरठ आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मेरठ जिले के सपूत और देश के वीर सिपाही प्लाटून हवलदार अनिल कुमार शहीद हो गए। वो जम्मू कश्मीर के शोपियां जिला भारतीय थल सेना की 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। जैसे ही खबर शहीद के गांव में फैली, वहां मातम पसर गया। रिपोर्ट देखिए। पुलवामा में शहीद हुआ मेरठ का लाल। मेरठ में गूंजा अनिल तोमर अमर रहे। मेरठ का शहीद पंचतत्व में विलीन। देश पर कुर्बान हुआ मेरठ का लाल। हर आंख हुई नम, उमड़ पड़ा जन सैलाब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मेरठ के अनिल तोमर शहीद हो गए। उनका राजकीय सम्मान के साथ सिसोली गांव में अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही अनिल तोमर का पार्थिव शरीर सिसोली पैतृक निवास पर पहुंचा, पूरा इलाका भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। अनिल तोमर के अंतिम संस्कार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और राजेंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। सेना की अंतिम सलामी के बाद शहीद का शव पंचतत्व में विलीन हो गया। शनिवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में अनिल तोमर घायल हो गए थे। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्हें 6 गोलियां लगी थी। मिलिट्री अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान सोमवार को अनिल तोमर जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई हार गए। अनिल तोमर 44वीं नेशनल राइफल्स के हवलदार पद पर तैनात थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवान के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने शहीद अनिल तोमर के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और सड़क का नाम शहीद अनिल तोमर के नाम पर करने को कहा। 26 दिसंबर को पुलवामा के गांव में 3 से 4 आतंकियों की छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसमें हवलदार अनिल तोमर और उनकी टीम ने गांव में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए और मुठभेड़ के दौरान ही गंभीर रूप से अनिल तोमर घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और आपको एक और अहम खबर दे दें, अवैध कच्ची शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। बस्ती से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। विशेष अभियान के तहत पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त दबिश दी थी। दबिश के दौरान लगभग 900 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया है। एक आरोपी को आबकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। विशेष अभियान के तहत पुलिस और आबकारी टीम ने ये दबिश दी थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अवैध शराब बरामद की गई है और उसको
बताया जा रहा है कि 900 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया है। एक अभियुक्त को आबकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां लगातार जिस तरीके से अवैध कच्ची शराब के मामले सामने आते हैं, उसी के मद्देनजर आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी तादाद में जो शराब है अवैध, उसको नष्ट किया गया है। बुलंदशहर से आपको अहम खबर दे दें, जहां भरभरा कर गिरी है कमरे की छत। हादसे में 5 साल के मासूम की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। परिवार के मुखिया समेत पत्नी नाहिद और 2 साल के मासूम बच्ची घायल हुई है। रेस्क्यू करके सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के अंधेरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अचानक ही कमरे की छत गिर गई और इस हादसे में 5 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर से ये दुखी खबर सामने आई है। परिवार के मुखिया समेत पत्नी और 2 साल के मासूम जो है वो भी घायल हुआ है। इस तरीके की खबर सामने आ रही है। हापुड़ से आपको अहम खबर दे दें, जहां बर्थडे पार्टी पर लहराया गया है तमंचा। ये इस वक्त की अहम खबर हापुड़ से दे रहे हैं। बर्थडे पार्टी पर ही तमंचा लहराया गया जमकर। तमंचे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बर्थडे पार्टी में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने भी शिरकत की थी। थाना पिलखुआ के गांव फगौता का मामला बताया जा रहा है। तो बर्थडे पार्टी में जमकर तमंचा जो है वो लहराया गया है। बर्थडे पार्टी में समाजवादी पार्टी के भी कई नेता आए थे। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग भी यहां मौजूद थे। इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो तमंचा लहराते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाथ में तमंचा लिया गया है इस युवक द्वारा। और अब आपको एटा से अहम खबर दे दें, जहां जिला पूर्ति अधिकारी की राशन डीलरों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 राशन डीलरों की दुकानों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आम जनता द्वारा राशन डीलरों की लगातार शिकायत की जा रही थी, जिसके बाद अब इनकी दुकानों पर ताला लगा दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं एटा से, जहां बताया जा रहा है कि राशन डीलरों को लेकर लगातार लोग शिकायतें कर रहे थे और अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इनकी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। जो जिम्मेदारी इनको दी गई थी राशन वितरित करने की, वो फिलहाल इनसे छीन ली गई है। 4 राशन डीलरों की दुकानों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिजनौर से आपको अहम खबर दे रहे हैं, जहां वन विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 12 वर्षीय मासूम बच्चे को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। नल पर पानी पीने बाहर गया था ये मासूम बच्चा। वन विभाग की लापरवाही को लेकर गांव वालों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो इस मासूम को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। मासूम की जान चली गई है। वन विभाग की ओर से ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मंगलवार भीषण हादसा हुआ। यहां आगरा फतेहाबाद मार्ग पर बेकाबू ट्रक ने गाड़ी और साइकिल सवार 4 लोगों को रौंद डाला। इससे कार सवार 3 लोगों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा कुंडोल पेट्रोल पंप के पास हुआ। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रिपोर्ट देखिए। आगरा में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। बेकाबू ट्रक बना कार सवारों का काल। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। आगरा में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। आगरा फतेहाबाद मार्ग पर एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक साइकिल सवार भी है, जो हादसे की चपेट में आ गया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। हादसा आगरा जिले के डौकी थाना क्षेत्र के कुंडौल का है। पेट्रोल पंप से तेल भरवाने के बाद एक कार निकल रही थी। इसी दौरान आगरा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। एक एक्सीडेंट हुआ, एक कार थी
उसमें गांव कुंडौल के ही 3 लड़के थे। इसमें कितने लोग इंजर्ड है, कितने लोगों की डेथ हुई है? एक जो साइकिल पे था वो इंजर्ड है और इस गाड़ी में 3 लोग थे, वो तीनों लोग खत्म हो गए। एज कितनी होगी जो लोग खत्म हुए होंगे? एज लड़के 15 से 20 के अंदर ही थे। कुंडौल पेट्रोल पंप से कार सवार पेट्रोल भरवाकर जैसे ही फतेहाबाद से आगरा की तरफ बढ़े, तभी ट्रक अचानक आ गया। ट्रक का ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार से टक्कर हो गई। हादसे की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। आज सुबह करीब 7:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक कार को बड़ा ट्राली ट्रक ने टक्कर मारी है। तो घटना के समय पे जो मौके पहुंचने के लिए पता चला कि 3 लोग जो कार में है उनका मौत हो गई है। सर इसमें इंजर्ड भी हुए कोई? एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है और साथ ही साइकिल में भी जा रहा था। उसकी स्थिति कैसी है सर? इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड का फिलहाल मतलब उनका पैर ज़्यादा डैमेज हो गया है, बाकी थोड़ा स्टेबल है। तेज रफ्तार के कहर से आए दिन तमाम हादसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई जानें चली जाती हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी रफ्तार का कहर कम नहीं हो रहा है। आगरा से मनीष गुप्ता, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।